हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 132। अब आगे। नानी माँ जल्द ही आस्था को अपने साथ अपने कमरे यानी कि गेस्ट रूम में ले गई थी। तब आस्था ने अपनी माँ नानी माँ को गले लगाकर कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है नानी माँ? जो कोई भी हमें अच्छा लगता है, हमारी जिंदगी में आता है, वह हमसे दूर क्यों हो जाता है? देखा आपने रश्मि दीदी से हम कितना ज्यादा अटैच हो गए थे, लेकिन कान्हा जी ने उनके साथ भी देखिए क्या कर दिया। ऐसा बोलकर आस्था रोने लगी थी। तब नानी माँ उसे संभालते हुए बोलती, मेरी बच्ची, तुम्हारी इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोष मत दो, नियति का है। मेरे बच्चे, जिनकी किस्मत में जितना ज्यादा दुख तकलीफ लिखी है, वो उसे मिलकर ही रहती है। तुम फिक्र मत करो, रश्मि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब आस्था रोते हुए कहने लगती, लेकिन नानी माँ अब क्या होगा? अरमान जी का तो बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका है। आप जानते हैं, आज कार में जब वह हमें कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने हमें क्या क्या बोला। ऐसा बोलकर आस्था जो कुछ भी आज अरमान ने उसे रास्ते में बोलता, वह सारी बातें अपनी नानी माँ से बताना शुरू कर दिया। तब नानी माँ काफी हद तक थोड़ा सा टेंस हो गई और लाचार होकर बोलती, मेरे बच्ची तू फिक्र मत कर, मैंने आज सारा दिन सोचा इस बारे में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी हमें अरमान सिंघानिया खुद अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगा, और उसके बाद हम जिस काम के लिए दोनों गांव से शहर आए थे, हम वह काम कर पाएंगे और उस इंसान को ढूंढ पाएंगे जिसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। ऐसा बोलकर नानी माँ भी कहीं खो गई थी। फ्लैशबैक से ठीक 15 साल पहले, जब आस्था 4 से 5 साल की थी, उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी, और वह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर के कपड़े पहने के एक आदमी ने की थी, जिसकी आइडेंटिटी कार्ड पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए थे, आवी। आस्था को नहीं पता था कि वह सब क्या था, लेकिन आस्था ने उस इंसान का चेहरा और उस पर लिखा हुआ नाम अच्छी तरह से देख लिया था। उसने अच्छी तरह उसे देख लिया था कि किस तरह से उसे आदमी ने उसके माता पिता की जान लेने के बाद उनकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। छोटी सी नन्ही सी आस्था को की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि उसकी जिंदगी में आखिर ये क्या हुआ है, और उसने ये सारी बातें अपनी नानी माँ से अपनी टूटी फूटी तोतली सी जुबान में बता दी थी। उसकी नानी माँ ने उसे वक्त आस्था को पूरी तरह से छुपा लिया था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि जिन दुश्मनों ने उसके बेटे और दामाद की जान ली है, तो वह इस छोटी सी बच्ची की भी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आस्था को सबसे छुपा कर दूर रखा हुआ था। लेकिन जब आस्था थोड़ी सी समझदार हुई और उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा, तब हमेशा की तरह एक दिन एक बार फिर उसे पैनिक अटैक आया था। तब उसकी नानी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। तब आस्था ने अपनी नानी माँ से बोलती, जब तक हमारे पैनिक अटैक बंद नहीं होंगे, जब तक कि हम अपने माता पिता के गुनहगारों को सजा नहीं दिला देते, नानी माँ प्लीज आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। हम उस डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं जिस डॉक्टर ने हमारी माता पिता की जान ली थी। पहले तो आस्था, जो कि बच्ची थी, उसे समझ में नहीं आया था कि ये वाइट डॉक्टर वाले कपड़े किसने पहन रखे थे और साथ वह नाम क्या था। लेकिन अब आस्था को सब कुछ समझ में आ गया। इसीलिए कहीं ना कहीं नन्ही सी आस्था के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि जिसने भी उसके माता पिता की जान ली थी, वह जरूर कोई ना कोई डॉक्टर था। तो इसीलिए प्रियंका की शादी का जब उन्हें पता चला, तब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक वह प्रियंका की शादी के बहाने शहर में रहेंगे, शहर के बारे में सारी तहकीकात करेंगे और उसके बाद आस्था का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में करवाएंगे। अगर आस्था मेडिकल फील्ड में जाएगी तो वह आसानी से अपने गुनाहगार को ढूंढ लेगी। लेकिन नानी माँ और आस्था दोनों का ही प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि जी शादी को अटेंड करने के लिए आस्था आई थी, उसमें प्रियंका की जगह आस्था की शादी अरमान से हो गई थी। तो अब उन दोनों का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब भी आस्था ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जिस दिन उसे पता चला कि अरमान सिंघानिया उसे डॉक्टर नहीं बनने देना चाहता है, तब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बचपन से लेकर आस्था का सिर्फ एक ही सपना देखा था कि वो भी उसी तरह का सफेद कोट पहनेगी
जिस सफेद कोट ने उसके माता पिता की जान ली थी, और फिर उसे वह सजा देगी। लेकिन जब अरमान ने उसे डॉक्टर बनने से मना किया, तब आस्था ने उम्मीद छोड़ दी थी और वह स्ट्रेस में चली गई, जिससे वह डिप्रेस्ड का शिकार हो गई। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रश्मि के एक्सीडेंट ने आस्था को झकझोर कर रख दिया था। नानी माँ ने आस्था से बोलती, बेटी तू फिक्र मत कर, हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और उसे आदमी को भी ढूंढ निकालेंगे, और अब तो तेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है। तब नानी माँ की बात सुनकर आस्था थोड़ी देर के लिए चुप हुई। तब नानी माँ ने आस्था को शांत देखकर बोलती, लेकिन बेटी अगर तू बुरा ना माने तो मेरे मन में एक बात थी, वह मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। तब आस्था बोलती, जी नानी माँ बताए, क्या बात आप कहना चाहती है। तब नानी माँ बोलती, बेटा अगर जैसा तू बता रही है कि अरमान तुझे प्यार करने लगा है, अगर तुझे वह वाकई प्यार करता है तो तू अपनी परेशानी उसे भी तो बता सकती है। हो सकता है कि अरमान तेरे गुनाहगार को ढूंढकर तेरे सामने लाकर खड़ा कर दे और तेरी सारी परेशानियां दूर कर दे। और वैसे भी वो तो कितना बड़ा अमीर आदमी है, मुझे लगता है कि वह तेरी प्रॉब्लम समझेगा और फिर चुटकियों में तेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और तू आसानी से फिर अपनी जिंदगी अरमान के साथ अच्छे से बिता पाएगी। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था तड़प उठती है और नाराजगी से बोलती, नानी माँ आप ये कैसी बातें कर रही है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वह इंसान भले ही हमसे प्यार करने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में प्यार तो हमने दूर से दूर तक देखा ही नहीं है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो कि बेहद डरावना है। आस्था की बात सुनकर नानी माँ खामोश हो गई थी और बोलती, ठीक है बेटी तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तब आस्था ने मायूसी से नानी माँ की ओर देखकर बोलती, हम बिना अरमान सिंघानिया की इजाज़त के हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं नानी माँ, उन्होंने हमें साफ साफ बोला है कि अगर हमने बिना उनकी इजाज़त के कोई भी काम किया तो वह हमारी जान तक लेने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक हम अपने गुनहगारों को सज़ा नहीं दिला देते तब तक हम मरना भी नहीं चाहते हैं। आस्था की सुनकर नानी माँ ने तड़पकर उसे गले से लगा लिया था और उसके गालों को सहलाते हुए बोलती, मरे तेरे दुश्मन, मेरा बच्चा तुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, देख एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तेरी यह बूढ़ी नानी माँ तो है ना तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू फिक्र मत कर। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को दिलासा देने लगी थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि राजेश खड़ा था। राजेश ने वहां आकर बताया कि बॉस आए हैं और वह आपको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसने जल्दी से नानी माँ को गले से लगाया और फटाफट से वह नीचे की ओर भागती है। अरमान सिंघानिया फार्म हाउस जाने के बाद उसने मारिया और टाइगर दोनों को ही काम पर लगा दिया था। उसने टाइगर को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह अबीर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रखेगा और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता लगाएगा कि अभी वह जमीन हथियाना के लिए अब किस हद तक जाने वाला है, क्योंकि अबीर उसका प्रोफेशनली दुश्मन है। इसीलिए उसने टाइगर को अबीर के पीछे लगाया था। साथ ही साथ अरमान ने मारिया को वीर रायचंद के पीछे लगा दिया था, क्योंकि वीर रायचंद और उसकी मां वसुंधरा रायचंद आगे क्या करने वाली है और कौन सा वह इलीगल काम करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए अरमान का एक तरफ पर्सनल दुश्मन था और दूसरी तरफ प्रोफेशनल दुश्मन था। दोनों ही दुश्मन के पीछे उसने अपने दोनों खास आदमियों को लगा दिया था। वही देव, जो कि मारिया से मिलने के बाद काफी ज्यादा भावुक सा हो उठा, वह बोलता, बॉस अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी मारिया जी के साथ काम कर सकता हूँ। तब अरमान ने उसे मारिया के साथ रहने की इजाजत दे दी थी और साथ ही साथ बोल दिया था कि मारिया को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम उसे अरेंज करवाओगे। तब देव मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वह तो बस मारिया के साथ किसी ना किसी तरह से रहना चाहता था, तो उसने खुशी खुशी हामी भी भर दी थी। टाइगर और मारिया दोनों ने एक पल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं
और दोनों ही एक साथ एक दूसरे की ओर टशन से देखकर पीछे मुड़कर अपने अपने काम पर लग गए थे। दोनों में एक तरह का चैलेंज था कि देखते हैं कौन सबसे पहले किन के दोनों दुश्मनों को बर्बाद करता है। अरमान सिंघानिया ने सीधे सीधे अपने दोनों दुश्मनों को बर्बाद करने का काम दिया था। अब देखना ये था कि कौन अपना काम बहुत जल्दी और ईमानदारी से करता है। ये काम करने के बाद अरमान सिंघानिया मेंशन में जल्दी ही वापस से आस्था के पास आ गया ताकि वह उसे लेकर अस्पताल जा सके, क्योंकि वह समझ चुका था कि आस्था भी डेस्परेटली इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहती है, कि इसीलिए वह वहां आ गया था। अब न जाने डेविल किंग के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं। उसने भले ही अपने दोनों खास आदमियों को अपने दुश्मनों के पीछे लगाया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा था जो अभी सबसे छुपा था। वह अब जैसे ही आस्था वहां आई, बिना सोचे समझ वह तुरंत कार का दरवाजा खोलकर अरमान के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी और बोलती, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कि आपको पता नहीं चला रश्मि दीदी की तबीयत इतनी खराब है, हम बहुत जल्द अस्पताल जाना चाहते हैं, प्लीज जल्दी चलिए। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को ऑर्डर देने लगी थी। वही अरमान आस्था को इस तरह से उसे ऑर्डर देता हुआ देखकर तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। वह जल्दी ही कार हॉस्पिटल के सामने मौजूद थी। आस्था जल्दी से कार से उतरकर इमरजेंसी रूम की ओर भागती हुई जाती है, लेकिन अरमान ने उसका हाथ पकड़ता और गालों को सहलाते हुए बोलता, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगी, याद रखना मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अब आस्था को जल्दी ही वह बात याद आ गई थी जब उसने कार में अरमान का हाथ अपने गाल पर से हटा दिया था, तो अरमान ने किस तरह का बर्ताव किया था। इसीलिए आस्था हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ रश्मि के लिए आई थी, कोई तमाशा करने के लिए नहीं। इसीलिए आस्था ने एक बार फिर अपना हाथ अरमान के हाथों में दे दिया था, जो हाथ उसने अभी थोड़ी देर पहले अरमान के हाथों से छुड़वाया था, और दौड़कर, क्योंकि वो अस्पताल के अंदर जाना चाहती थी। तब अरमान आस्था की हरकत से उसे एक आईब्रो उठाकर देखने लगता है और अचानक अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी ओर देखकर बोलता, लगता है जल्दी ही तुम समझदार होती जा रही हो, ऐसे ही समझदार रहना और कभी भी मेरे सामने ज्यादा चालाकी की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर अरमान आस्था को देखता हुआ उसका हाथ पकड़कर जल्दी ही इमरजेंसी वार्ड के पास ले आया था, जहां पर इस वक्त डॉक्टर रश्मि का इलाज किया जा रहा था। जैसे ही आहान ने उस वक्त अरमान को वहां देखा, उसने तुरंत दौड़कर अरमान को गले से लगा लिया था और बोलता, अरमान भाई देखना क्या हो गया, रश्मि दीदी का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। ऐसा कहकर आहान ऑलमोस्ट रोने को हो गया था। तब अरमान ने सपाट चेहरा लिए उसकी ओर देखता है और फिर आस्था का हाथ छोड़ता है। अब अपना हाथ छूते ही आस्था तुरंत दादाजी के पास जाकर बैठती है और बोलती है, क्या हो गया दादाजी, क्या हुआ रश्मि दीदी को? ऐसा कहकर आस्था भी रोने लगती है। वही अरमान की नजर जैसे ही आकाश पर पड़ी तो कुछ देर के लिए उसे आकाश काफी हद तक बदला बदला सा टूटा टूटा सा नजर आता है। तब अरमान उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। अरमान के गले से लगते ही आकाश, जो कि ज्यादातर सपाट चेहरे के साथ ही रहता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके गालों पर कुछ आंसू आ गए थे और मायूस होकर बोलता, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ, तू तो जानता है ना। ये बात ऐसा बोलकर आकाश अरमान की ओर देखने लगता है। तब अरमान ने 2 बार उसकी पीठ थपथपाई और दिलासा देते हुए बोलता, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और तभी अरमान की एक तेज आवाज वहां गूंजती है, डॉक्टर। अब जैसे ही अरमान में तेज आवाज वहां आई, सभी डॉक्टर वहां जमा हो गए थे। तब अरमान उनकी और घूरते हुए बोलता, याद रखना, अगर अंदर जो मेरी पेशेंट है उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। अब डॉक्टर अरमान की बात सुनकर थर थर कांपने लगे थे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।